Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Political Science class, grade 12. First of all, this is a time for recapitulation. So let me tell you something about European Union, whatever we have yesterday and day before yesterday. And today I will take only 10 or 15 minutes and we will wind up European Union. यूरोप के बाद एशिया चलेंगे, कल एशियान शुरू करेंगे. Okay. So European Union, what was European Union? Some of the countries from Europe come together and they started live together, live happily and make organization. This organization was known as European Union. So many countries added in this union from Europe. 5 countries were the permanent member and other countries were in the list and they are non-permanent. They are temporary members. 5 permanent member, among 5 permanent member, Britain and France were the two portion, 2 areas, 2 countries from Europe only. And the rest 3, which were the rest 3? They were not from Europe, but they joined EU. 5 permanent members कौन से थे? Can you tell me? हाँ तन्वी, Britain, France, I told you. बबल बना के आपने लिखा था. हाँ जी, तन्वी अनम्यूट करो बेटा. Ma'am, it was China, USA, Britain, France, and one more. पावरफुल भूल गई तुम, सबसे पावरफुल भूल गई तुम. Russia. रशिया, उसका अक्सर मैं प्रेसिडेंट पूछती हूँ. चलो, सो दीज परमानेंट मेंबर्स वर देयर. नाउ हुआ क्या था कि हमने देखा कि ईयू बड़े धूम धड़ाके के साथ बना था. ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गया था पर बना नहीं पाया था. अपनी पार्लियामेंट बना ली, अपना नेशनल एंथम बना लिया, फाउंडिंग डेट बना ली, फ्लैग बना लिया. अच्छा, फ्लैग के बारे में मुझे कुछ बताएगा? मुझे इसका फ्लैग बहुत अच्छा लगता है. फ्लैग के बारे में कोई कुछ बताएगा? मुस्कान, ईशा, तन्वी, फ्लैग बुक पे है, क्या कर रहे हो? इतना टाइम मत लगाया करो, सब आता है आपको. हैंड रेज करोगे, बताओगे, गलती बताओगे, देन मतलब पार्टिसिपेट तो करोगे ना, देन ओनली आई कैन रेक्टिफाई यू. फिर मैं आपको ठीक कर पाऊंगी, नहीं तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगी. चलो ईशा बता कुछ मुझे फ्लैग के बारे में यूरोपियन यूनियन का. योर कार्टून बेस्ड आंसर योर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. बहुत बार पेपर में आता है ये. एक्सप्लेन द फ्लैग, identification, importance, why 12 stars. It is having, हाँ बेटा, it is having 12 golden stars on it, which gives the, which identifies the traditional symbol of completeness and unity. And अच्छा, एक कॉमन सी मुझे बात बताओ, इन्होंने 12 स्टार क्यों रखे? कॉमन सी बात है. 1 chocolate will be awarded to that student. ऐसे ही कॉमन सा. ईशा पता है चॉकलेट लेनी है ना? सही, सिल्क देने वाली थी मैं. मुस्कान, यू हैव एनी आइडिया कि 12 स्टार्स ही क्यों रखे? मैम क्योंकि एक तो 12 उनका लकी नंबर था और ये 12 परफेक्शन और यूनिटी और कंप्लीटनेस प्रेजेंट करता था. वही तो बता दिया ना ईशा ने. पर क्यों 10 क्यों नहीं रखा? 15 क्यों नहीं रखा? 11 क्यों नहीं रखा? 12 क्यों रखा? परम पता है? चलो चॉकलेट मेरे पास ही है. पवन आ रहा है क्लास में, शायद पवन को पता. पवन को ऐसे कॉमन क्वेश्चंस काफी नॉलेज होती है. अब गूगल मत करने लग जाना. किसी को नहीं पता? हाँ जी पवन, गुड मॉर्निंग बेटा, तुझे याद कर रहे थे हम लोग. ईयू के फ्लैग पे कितने स्टार्स है पवन? अनम्यूट करती हूँ मैं. ये लोग गूगल कर रहे हैं पक्का. गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट. पवन अनम्यूट कर. गुड मॉर्निंग बेटा. हाँ
12 क्यों है? 12 में इतना खास क्या है? और भी कुछ होता है 12 में क्या खास है? मैम 12 कंट्री से मिला होगा, 12 कंट्री में। नो, मैंने इनको सिल्क का प्रॉमिस कर बैठी हूँ, डेयरी मिल्क सिल्क का। तो एज आई प्रॉमिस यू एंटर्ड इन द क्लास। चलो अब मैं बताती हूँ, अपनी बुक खोलो जहां पर वो फ्लैग बना था। चॉकलेट तो मिलेगी नहीं, वो तो मेरे पास ही रह गई। अच्छा, काउंट देयर आर 12 गोल्डन स्टार्स। अच्छा, बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड में कौन सा कलर है? आप लोग मुझे कहीं का कहीं ले चलते हो, मैंने पढ़ा ना कुछ होता है, कहीं का कहीं ले चलते हो। किरण सैनी की बुक में मैंने देख लिया ब्लू है। शो मी योर बुक वेयर दिस फ्लैग इज गिवन। मेरी बुक पे पिंक क्यों है? मुस्कान तेरी बुक पे भी ब्लू है, मेरी बुक पे पिंक है। एक्चुअली द ओरिजिनल कलर इज ब्लू। आई डोंट नो व्हाई, मेरी बुक शायद काफी पुरानी है इसलिए पिंक है, but the actual color is blue and stars are golden. Now why 12 stars are here? Please write, ये देखो यहाँ मैंने भी लिखा छोटा छोटा करके ना, आप भी लिखो, यहीं पे लिख लो। Most of the time this question come in exam कि why 12 stars on the EU flag? हाँ जी, 12 stars का मतलब है हमेशा चलते रहो, always walking, always prosperous and growth। घड़ी में 12 numbers होते हैं ना, हमेशा चलती रहती है। नाउ किरण इज स्माइलिंग। तो प्लीज राइट हियर 12 नंबर्स इन क्लॉक, हमेशा चलते रहो। सेकंड रीजन लिखो, पवन लिख रहा है, लिख ले बेटा। हाँ बेटा, पेपर में आता क्वेश्चन ये। सेकंड लिखो 12 मंथ्स इन अ ईयर, पूरा साल काम करते रहो, पूरा साल पढ़ते रहो। 12 मंथ्स इन अ ईयर, बुक पे ही लिख लो, नॉट टू राइट ऑन कॉपी। थर्ड थिंग लिखो 12 ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन भी 12 होते हैं ना, देसी महीने भी 12 ही होते हैं। ठीक है, चलो अब हम कहीं और ही चल पड़ते हैं, इसलिए 12 स्टार्स है वहां। अच्छा, नाउ यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड। अब यूरोपियन यूनियन ने इट स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन इकोनॉमिक एंड एज वेल एज इन पॉलिटिकल एरिया आल्सो, एंड इवन ये टक्कर देने वाला था डॉलर को। वैसे कल आप लोगों ने ही मुझे बताया, इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी, यूरो की वैल्यू डॉलर से ज्यादा होती है, बट फिर भी चलो प्रेफर हम लोग डॉलर को करते हैं। तो बट ईयू इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि यूरो को डॉलर को चैलेंज करने वाला था। अब डब्ल्यूटीओ में भी इसका काफी दबदबा हो गया था। मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, आई कैन आस्क यू एनी टाइम, और फिर तब मेरा दिल बहुत दुखता है कि जब आप मुझे आंसर नहीं देते हो। जब आप मुझे आंसर दे देते हो ना, आई फील मच प्लेजर, फिर मुझे अच्छा लगता है कि आपको मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ गया। तभी तो ना मैं कोई बोर्ड शेयर करती हूँ, ना मैं कोई ऐसा फिजिकल बोर्ड दिखाती हूँ, ना मैं कोई वीडियो प्रेजेंटेशन शो करती हूँ अभी, बिकॉज द मेजर थिंग इज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। वो सब हम बाद में रिवीजन टाइम भी कर सकते हैं, बट अभी सिर्फ चैप्टर समझने की बात है, यूरोपियन यूनियन क्या है वो समझ आना चाहिए। ओके, अच्छा हम कहाँ थे? फिर यूरोपियन यूनियन ने अपनी करेंसी बना ली, यूएस को चैलेंज करना शुरू कर दिया, अपना फ्लैग बना लिया, फाउंडिंग डेट बना ली, एंथम बना लिया। मेनी ऑफ द कंट्रीज ज्वाइंड यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने नहीं किया था वो करने वाले थे। तो यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियल में और मिलिट्री में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा था। अच्छा, yesterday we left the point, कल हमने कौन सा, सुखमन लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, फिर उसके आगे हिंट देती हूँ, मैं नोट्स देती हूँ। yesterday what was the last line? साथ में बुक खोलो, पेज 52। 5 permanent members ही लिखा था। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर लिखे थे। नाउ राइट डाउन टुडेज डेट, ओपन योर कॉपीज एंड बुक ऑल्सो। बुक से लिखवा रही हूँ बट हिंट ओनली, means the notes is in a story form and step by step as well.
now I am starting from page number 52, last paragraph. नहीं, 52 से हमने पढ़ लिया था, पेज नंबर 53, लास्ट पैराग्राफ. मैं यहां से आपको सम अप कर रही हूँ. ओके, नाउ स्टार्ट राइटिंग हिंट फ्रॉम हियर. ये कल बात हो गई थी कि $12 बिलियन वो देगा उसको मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग, अमेरिका देगा EU को, ये बात हुई थी. नाउ वी आर गोइंग टू राइट फर्दर कि इसकी करेंसी US को चैलेंज कर रही थी, डॉलर को चैलेंज कर रही थी, और इसकी करेंसी पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो चुकी थी. मतलब अमेरिका की टक्कर में कोई तो आ गया था, वरना पिछले चैप्टर में तो वी हैव रेड अबाउट कि अमेरिका हेजिमोन बन गया था, पर अब EU इसके चैलेंज में आया था. नाउ EU कुछ भी बोल सकता था, EU कितनी पावर थी. ठीक है, अब जब नाउ स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट पॉइंट. एरो बनाओ एक, या बुलेट स्टार जो भी बनाते हो. 1 2 मत लिखना. Now EU has its own importance in front of US. EU has its own importance in front of US. अब आपको एक बात याद दिला रही हूं मैं. हाँ, अगर आपको याद आ जाए तो ठीक है, फिर आपकी मर्जी है यहाँ लिखना है कि नहीं ब्रैकेट में. अब EU की इतनी इंपॉर्टेंस हो गई थी US के सामने. जब US ने ईरान वाला केस हुआ था, ध्यान से सुनना, शायद आपको याद आ जाए, अगर लिखना होगा तो लिख लेना. अब जब ईरान वाला केस हुआ था, जब US ईरान को लेकर अपना डिसीजन सुना रहा था, तब EU ने US को इन्फ्लुएंस किया था. अब ब्रैकेट में लिख लो इन केस ऑफ ईरान एंड अमेरिका. जब रिवाइज करोगे तब याद आ जाएगा वो क्या किस्सा था. इन केस ऑफ ईरान एंड अमेरिका, मतलब अमेरिका भी सलाह लेने लग गया EU से, इतना छा गया EU. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो. EU became so powerful. मैं लास्ट में से बोल रही हूँ, इसी पेज के लास्ट से. EU became so powerful that it can speak on any issue. आराम से लिखो, कूल होके, जो आपको समझ आ जाए. हाँ, now EU can speak on any issue of the world. इतनी पावर थी दुनिया के किसी देश के बारे में, वो कुछ भी अपनी सलाह दे सकता था. इतनी उसने दुनिया में अपनी जगह बना ली थी. इवन इन केस ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना भी कम नहीं था. अगर अमेरिका EU की बात कर रहे हैं तो ग्रेड 12F तीसरा नंबर चाइना का आने वाला है. चाइना है ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर. EU अगर नहीं बना, अमेरिका नहीं बना, तो शायद चाइना बन जाएगा. मैं आपको चाइना पढ़ाऊंगी इसके बाद. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट हिंट लिखो. मिलिट्री बिकेम, आप क्या लिखोगे, इसको मैं वाइंड अप करती हूँ, आप देखो जरा. द मिलिट्री ऑफ EU became so powerful. मुस्कान अनम्यूट करना जरा, पेज नंबर 54 निकालना. आई नीड योर हेल्प. सेकंड पैराग्राफ ना, मिलिट्री द EU's. Yes, ma'am. ये लाइन पढ़ना जरा. लार्जेस्ट है कि सेकंड लार्जेस्ट है? Military, the EU's combined armed forces are the second largest in the world. Okay, ये हिंट लिखो. The military of EU became second largest in the world. अच्छा, फिर फर्स्ट पे कौन सी थी? रिया अनम्यूट कर. तो क्लासेस में तो कभी कभी दर्शन देती है. अब मुस्कान ने पढ़ा ये सेकंड है EU, तो फिर तो फर्स्ट कौन सी थी? मैम US. हाँ, फर्स्ट फिर US थी. हाँ जी, EU became the largest military in the world. Second largest in the world. मींस अमेरिका के बाद EU का नंबर आता था. इतना पैसा खर्च करती थी मिलिट्री पे,
मतलब सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता था यूएस और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता था पवन कौन? पवन कौन था सेकंड नंबर पे? EU मैम। हाँ EU, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हिंट लिखना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, आज थक जाते हो आप, 10 मिनट ही लिखवाऊंगी मैं। हाँ जी, नेक्स्ट हिंट। Now two permanent member of EU, अब मैं नहीं बताने वाली कौन से परमानेंट मेंबर, टू परमानेंट मेंबर ऑफ EU, ब्रैकेट में दोनों के नाम लिख लो। सुखमन हंस रही है, मैं सच में नहीं बताने वाली हूँ, पूछने वाली हूँ मैं। टू परमानेंट मेंबर ऑफ EU, राइट टू नेम्स इन ब्रैकेट। जशन कौन से थे परमानेंट मेंबर EU के? ब्रिटेन और फ्रांस। हाँ जी, ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रैकेट में लिख लो बेटा। टू परमानेंट मेंबर ऑफ EU made their nuclear power strong. Made their nuclear power strong. पवन लिख लो। मुस्कान, सेम पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ो। अब ये भी सेकंड लार्जेस्ट है EU के, वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट है। इट ऑल्सो द 550 के नीचे वाली लाइन है। It It is also the world's second most important source of space and communication technology. ठीक है, this will be the next point. ये next hint लिखो। It is also, सेम लाइन लिख लो जो मुस्कान ने अभी पढ़ी, टेक्नोलॉजी तक। अब लास्ट पैराग्राफ रह गया, वो मैं वाइंड अप करके फिर और करवाती हूँ। Write only one line ना, up to technology. पवन लिखो बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट हिंट लिखो। अब जो अगला पैरा था ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड था जब आप लोगों ने पढ़ा था, याद है? लास्ट पैराग्राफ, एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन EU, मैं 54 पेज के लास्ट पैराग्राफ की बात कर रही हूँ। एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ EU इज एबल टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज। ये सिंपल लाइन थी। But in many areas, its member state have their own foreign relation with defense policies and often their odds with each other. मतलब EU के जो मेंबर थे, ठीक है, अब आपको मैंने पहले एक बार लाइन लिखवाई थी कि सम ऑफ द मेंबर कंट्रीज वर नॉट हैप्पी विद EU। वो कहते थे हमारा अपना देश है, हम अपने देश की बात मानेंगे, हम EU की बात क्यों माने? मेरी बात समझ आ रही है आपको? शो मी थम्स अप अगर आपको समझ आया जो मैंने बोला, फिर मैं आगे चलूंगी। चलो, थैंक यू। अब क्या था कि सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ EU, दे आर हैविंग देयर ऑन चॉइस, दे आर हैविंग देयर ऑन पॉलिसी, दे आर हैविंग देयर ऑन डिसीजन। तो इसमें इसका ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आप EU के मेंबर बन गए तो EU की ही बात माननी है। EU भी ऐसा कंपेल नहीं करता था, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना देश अपने तरीके से पॉलिसीज चला सकता था। नाउ राइट दिस लाइन, यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेटेड दी थी, इजी करके नोट करो। नेक्स्ट हिंट लिखो बेटा। Some countries followed the same policies like EU. जितना बोल रही हूँ पहले लिखो, डाउट होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। Some countries followed the same policies like EU
But other countries have their different opinions and choices. But other countries have their different opinion and choices. देखो, अब मैं आपको एक केस याद करवा रही हूँ, आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ ताकि चीजों को रट्टा ना लगाओ आप। जब डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था, थोड़ा सा पिछले लेसन पे जा रही हूँ मैं। डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? One more chocolate will be awarded to the student who will tell me. डेजर्ट स्टॉर्म क्या हुआ था? ये डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? पवन, 100 रुपीज वाली सिल्क का प्रॉमिस कर दिया मैंने आज, मत लो, नहीं लेनी तो। डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? थोड़ा सा भी बता दोगे तो मैं हेल्प कर दूंगी। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। हाँ तन्वी, ये क्या था? यस तन्वी। मैम आई एम नॉट श्योर, बट शायद फर्स्ट गल्फ वॉर से रिलेटेड कुछ था। यस यस, वेरी गुड, आगे चलो। और वेरी गुड। कि इराक उस किसी पे अटैक कर रहा था, यूएन मना कर रही थी कि मत अटैक करो, पर उन्होंने मान नहीं रहे थे। फिर यूएस ने दूसरे वाले की हेल्प करी, वीक वाले की, इस टाइप का। Very good. I'm proud of you. Tanvi, chocolate will be given to you when we will meet in school. I'm happy with you. आपने 50% करेक्ट बताया। देखिए जरा मुस्कान कंप्लीट करती है। मुस्कान। मैम ये डेजर्ट था, ये यूएन का ऑपरेशन था जो इराक के खिलाफ किया था ना इन्होंने, फर्स्ट गल्फ वॉर के रिलेटेड हाँ हाँ, ऑपरेशन था ये। अच्छा, कौन था तब उधर? लीडर कौन था इराक में? बड़ा फेमस? नहीं पता। अच्छा मैं तो पता है, इराक का नहीं पता। अच्छा, तब यूएस ने किसकी हेल्प करी थी? यूएस ने मैम कुवैत की। हाँ, अब जरा पेज नंबर 34 पे आओ। अब सब पता चल जाएगा आपको, सब याद आ जाएगा। जब हमने सद्दाम हुसैन पढ़ा था, भूलना नहीं है बेटा, भूला मत करो बस ना। अब तो देखो मैं इतना इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी की तरह पढ़ाती हूँ मैं आपको। ये देखो, अब ये पढ़ो। अब नाउ यू विल सी दैट एट दैट टाइम यूनाइटेड नेशन, सॉरी, यूरोपियन यूनियन refused US to help इराक, बट यूएस ने कहा था मेरी मर्जी है, मैं तो उसकी हेल्प करूंगा। सद्दाम हुसैन वाली बात, आप पेज नंबर 34 पे हो ना? तो ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि इफ सम ऑफ द कंट्रीज दोज वर मेंबर ऑफ EU, पर वो अपनी मर्जी करना चाहते थे तो वो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ करी थी। तो अब आपने whatever you have written in this line ना ब्रैकेट में लिखो, पेज नंबर 34 डेजर्ट स्टॉर्म, तब आपको याद। तब भी अमेरिका ने अपनी मर्जी करी थी। अगर आप कहते हो तो मैं लिखवा देती हूँ, पेज नंबर 34, अटैक ऑन इराक, डेजर्ट स्टॉर्म। याद आया? इसमें सद्दाम हुसैन की आर्मी को डिफीट करा था। तब यूएस ने अपनी मर्जी करी थी, फिर यूएन की बात नहीं मानी थी। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर तब मना कर दिया था कि हम यूएस का साथ नहीं देंगे क्योंकि यूएस यहाँ पर गलत कर रहा था। बट सम कंट्रीज दे वर विद यूएस। इसका मतलब ये नहीं है कि सम ऑफ द कंट्रीज है ज्वाइंड EU तो उनके साथ ही चलेंगे। अपनी अपनी देश की अपनी अपनी अलग पॉलिसी भी हो सकती थी, कोई किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं था, तो सब अपनी अपनी मर्जी भी करते थे, बिकॉज ऑल द कंट्रीज आर हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, लिखनी अब एग्जाम्पल की हो जाएगा? हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हिंट लिखो फिर। अब आप आओ नेक्स्ट हिंट। It means if some of the countries want to go separately, it means, बस 5 मिनट और लिखना है।
It means if some of the countries want to go separately from EU, it means if some of the countries want to go separately from EU, comma, they can. They can. वो अपनी मर्जी कर सकते थे. They can. अब ना एक पैरा चेंज करो. You will not make point. Just change the paragraph. एक छोटी सी हेडिंग बना लो. Why EU's power was limit. Your 1 mark answer. फिर इतना अगर बढ़िया था तो फिर EU बर्बाद क्यों हो गया, डूब क्यों गया? Why EU's power was limited. Underline. Underline. पेज नंबर 54 लास्ट पैराग्राफ पे आना. वो मैंने आपको पढ़ा ही दिया. ये टोनी ब्लेयर वाली बात थी ना, ईयू से खिलाफ जाकर यूएस ने हेल्प करी थी, राइट. अगले पेज पे आओ, फिर पेज नंबर 55 पे लास्ट पैराग्राफ. अब यहाँ पर देखो ये लिखा है thus for example Britain's former prime minister Margaret Thatcher kept the UK out of European Union. अब मार्गरेट थैचर ने यूके को यूरोपियन यूनियन से दूर रख दिया, हालांकि वो परमानेंट मेंबर था. यूके परमानेंट मेंबर था ना. यूके कौन सा कंट्री है सुखमन? यूके कौन सा कंट्री है? अनम्यूट कर. अनम्यूट कर. अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप सुखमन. जशन कौन सा कंट्री है बेटा? यूके कौन सा कंट्री है? मुझे तो पता नहीं. परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं ईयू के? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएस, अमेरिका, रशिया. परमानेंट. अच्छा परमानेंट, चलो तूने ठीक बोला. कौन से 2 कंट्री जो यूरोप के ही है इन 5 में से? ब्रिटेन और फ्रांस. ब्रिटेन ही तो यूके है. यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड एक ही बात है. लो जी, साइंस के बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? यूके और ब्रिटेन एक ही बात है, यूनाइटेड किंगडम. ठीक है चलो. अच्छा अब है, इन्होंने तब अमेरिका ने खुद को ईयू से दूर रखा. और एक बात बताऊं मैं आपको, डेनमार्क और स्वीडन हैव रेजिस्टेड द maastricht treaty and adopt यूरो. डेनमार्क और स्वीडन ने ईयू का साथ नहीं दिया था, ना ही वो पॉलिसी साइन करी थी, ना ही यूरो को माना था. 2 पावरफुल कंट्री ईयू से दूर रहे. शायद ये लोग ईयू का साथ देते तो ईयू ना डूबता. नाउ मेक नेक्स्ट हेडिंग. नहीं, हेडिंग यू हैव मेड है ना, व्हाई इट्स पावर वाज लिमिटेड. अब लिखो बिकॉज से शुरू कर लो. बिकॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑफ यूके. ब्रिटेन लिख लो. मैं बार बार इसलिए बोल देती हूँ डिफरेंट नाम ताकि आपको पता चले कि यूके ब्रिटेन है. नॉन कॉपरेशन ऑफ यूके
और तब यूके के प्रेसिडेंट कौन थे? टोनी ब्लेयर। तब यूके, इसके साथ ही एक लाइन और लिखो, यूके हैड सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम ईयू। हाँ ईशा। मैम फिर मार्गरेट टेक्टर कौन था? वो मैं बताती हूँ, इसके अगले लाइन वही है, मार्गरेट थैचर वाली लाइन बताती हूँ। सो UK had separated itself from EU in case of trade. तो कहता था ट्रेड अपनी मर्जी से करूंगा मैं। ट्रेड के चक्कर में यूके ने EU का साथ नहीं दिया था, अपनी मर्जी करी थी, हालांकि वो परमानेंट मेंबर था और यूरोप का ही था वो देश। नेक्स्ट पॉइंट, डेनमार्क एंड स्वीडन had not signed the Treaty of Maastricht. डेनमार्क एंड स्वीडन had not signed the Treaty of Maastricht. आपको स्पेलिंग नजर आ जाएंगे ना बेटा? 55 पेज पे आ जाओ, इसको मैस्ट्रिच पढ़ना है। मार्गरेट थैचर यूके के प्रेसिडेंट थे तब, टोनी ब्लेयर अमेरिका के थे। हाँ जी, तो मैस्ट्रिच पॉलिसी से इसको दूर रखा था। मैस्ट्रिच पॉलिसी कौन सी थी? जिसमें इन्होंने डिक्लेयर किया था, ब्रैकेट में आप एक हिंट बना लो, मैस्ट्रिच ट्रीटी ये क्या थी? ये एक बबल बना के लिख लो, मैस्ट्रिच ट्रीटी इज इक्वल टू इन विच EU डिक्लेयर्ड its currency, in which EU declared its currency, in which EU declared its currency, anthem, flag, founding date, etc. लास्ट में लिखो कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट, हेडिंग बनाओ कंक्लूजन। So in this way, Denmark and Sweden were not the member of EU. So in this way, Denmark and Sweden were not the member of EU. Many politicians says that, बहुत से लोग ये कहते हैं, many politicians said that if these two countries would be the member of EU, अगर ये member बन जाते EU के, if these two countries would be the member of EU, then EU must be successful. शायद वो जीत जाता, then EU must be successful. Next line. So overall, we can say that, last line na beta. So overall, we can say that EU was so powerful that it could be alternative center of power,
ये दुनिया की पावर बन सकती थी, that it could be the alternative center of power, it could be the alternate center of power which challenged the US, which challenged the US this challenged the US in a very good way, अच्छे तरीके से, in a very good way. वरना उस टाइम कोई यूएस को चैलेंज थोड़ी कर पा रहा था, पर ईयू ने फिर भी काफी कोशिश करी थी. नाउ वी हैव सम ऑफ द ईयू. क्लोज योर कॉपीज. इंडेक्स बना लेना. हाँ, वट एवर यू हैव रिटन, इंडेक्स बना लेना. ईयू, चलो. अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार सम अप कर देती हूँ. पहला चैप्टर था कोल्ड वॉर, 2 पावर ब्लॉक्स, ईस्टर्न वेस्टर्न, नाटो वार्सा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और नैम पढ़ा था. सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर कौन सा था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. बाइपोलर खत्म हो गया था, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, अमेरिका का दबदबा था. थर्ड चैप्टर पढ़ा था हमने हेजीमनी. मैंने नोट्स नहीं दिए थे बिकॉज दिस चैप्टर इज रिलेटेड फ्रॉम सिलेबस. खाली गल्फ वॉर पढ़ना था, 9/11 का अटैक पढ़ना था, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स वाला. एंड वी हैव स्टार्टेड चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. अब हमारा और रशिया का सपना था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, तो बस जी बनने वाला है मल्टीपोलर वर्ल्ड. ईयू आपने देख लिया. पहले तो यूरोप लड़ाई झगड़ा करता रहा आपस में, दूसरों ने फायदा उठाया. अब यूरोप को अकल आ गई कि हम भी इकट्ठे रहते हैं. अमेरिका देखो कितनी तरक्की कर गया, तो जब वो इकट्ठे हुए, इतना बढ़िया हुए इकट्ठे कि वो अमेरिका को चैलेंज करने लग गए. पर फिर भी कुछ एक प्रॉब्लम्स थी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, तो यूरोपियन यूनियन डूब गया टाइटैनिक की तरह. ये तो हो गई यूरोप की बात. अब हम चलते हैं एशिया. अच्छा लगता है आपको एशिया? इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? बचपन में पढ़ते आए हैं ज्योग्राफी में ना, 6th 7th 8th में. इंडिया लाइज इन विच कॉन्टिनेंट? हाँ मुस्कान? एशिया. एशिया में है हम लोग. अच्छा, एशिया में और कौन कौन से कंट्री आते हैं? चाइना भी आता है. हाँ. और श्रीलंका भी आता है. आता है. और पाकिस्तान भी आता है. पाकिस्तान कहाँ आता? पता नहीं आता होगा. बाकी एक बात है, मुस्कान में कॉन्फिडेंस पूरा है, चाहे गलत बताए. चलो जरा एक लाइन लिखना, एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं? इंडिया, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर. पवन स्मार्ट लग रहा है तू बेटा. ठीक है ठीक है ठीक है. एशिया के कंट्रीज लिख ले पहले. पढ़ाऊंगी नहीं आज, मुझे पता थक गए हो आप. ऐसे ही थोड़ा सा एशिया मैंने कहा घूम आए. थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, इंडिया. बड़ा अच्छा कॉन्टिनेंट है. अब यूरोप घूम आए हैं, अब कल चलेंगे एशिया घूमने. ठीक है. अब नाउ सी, some of the countries when come together from Europe, they made European Union, and when other countries come together of Asia, they make ASEAN. ठीक है. यूरोप की कंट्रीज ने इकट्ठे होकर यूरोपियन यूनियन बनाई, तो एशिया के कंट्रीज ने इकट्ठे होकर एशियान बना ली. ठीक है, क्लियर? एशियान में कुछ एक एशिया के कंट्रीज होंगे, और कंट्रीज मैंने आपको बता दिए, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, पताया एंड इंडिया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये भी काफी सफर हुआ था. हाँ मुस्कान? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है एशिया के बारे में पूछ लो, कल हम शुरू करेंगे. हाँ मुस्कान? ये चाइना यूरोप का पार्ट है कि एशिया का पार्ट है? बता तू मुझे. तूने कहा था चाइना, तभी तो मैंने कहा तुझ में कॉन्फिडेंस बहुत है.
नहीं, मैंने एशिया के अंदर पढ़ा था चाइना का टॉपिक, तो मुझे लगा ही अच्छा। एशिया में होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन पढ़ना इसकी, एशिया में। तुझे तेरे क्वेश्चन का आंसर अभी मिल जाएगा। Take a look at the political map of the world. Which countries would you say fall in the southeastern region of Asia? Before and during the Second World War, this region of Asia suffered the economic and political consequences of repeated colonialism, both European and Japanese. At the end of the war, it conflicted problems of nation building, the wages of poverty and economic backwardness, and pressure to align with one great power or another during the Cold War. This was a recipe for conflict. ये कितना बड़ा है मैम? चलो, आपका होमवर्क है आज का, चाइना लाइज इन विच कॉन्टिनेंट। और अगर शाम तक जवाब मिल जाए तो मुझे व्हाट्सएप करना, चाइना लाइज इन विच कॉन्टिनेंट, वो है एशिया में कि नहीं है, तो फिर कल ही एशिया घूमने चलेंगे। ठीक है पवन? चलो, now I am going to end up the class and tomorrow we will move to Asia. Thank you beta, God bless you.